तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, गुड्डू सर मसौड़ी चैनल पे। और मैं आपका गुड्डू सर एजुकेटर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में देखे थे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, असंतुलित, संतुलित होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हम लोगों ने संतुलित करने का नियम भी देखा था कि हीट एंड ट्रायल मेथड किस तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाएगा, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे, उसके आगे क्या हम लोग को पढ़ना है इस फर्स्ट चैप्टर में। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इससे हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जो है 2025 में 2 मार्च में यहाँ से सवाल पूछा भी था कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 2 सूचनाओं को लिखिए। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से सवाल आते हैं और रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ क्या हैं ये भी देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो चलिए, रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होता है, निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होता है। पहला जो है हमें क्या प्राप्त होता है, तो पहला सूचनाएं क्या है, रासायनिक समीकरण है ना। इस तरह से रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप रूप में निरूपित करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होता है उसको संक्षेप रूप में संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करना, दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण देखिए, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया था जिसको हम लोगों ने संकेतों और सूत्रों की सहायता से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना, तो इसको हम लोगों ने, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने सूत्र की सहायता से लिखा है। तो यह जो है एक तरह का क्या है, रासायनिक समीकरण है। और हम इन रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें क्या क्या इससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होता है। इन सारी चीज़ों को मैंने लिखा और बारी बारी से इसको समझते हैं। पहला कि अभिकारक का संकेत, अभिकारकों का संकेत और सूत्रों की जानकारी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो संकेतों, अभिकारक में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो हमें हाइड्रोजन का संकेत H और ऑक्सीजन का O, और हमें इसके सूत्र हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O2 की जानकारी मिलता है। तो पहला हमें अभिकारकों का है ना, लेफ्ट साइड में जो हम लोग लिखते हैं ये अभिकारक है, और इस साइड वाले को उत्पाद बोला जाता है, उत्पाद या प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। तो पहला जो है हमें सूचनाएं मिलता है कि अभिकारकों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी मिलता है। दूसरा, प्रतिफल के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलता है। जो नया पदार्थ बना है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, तो इसके संकेत और सूत्र की जानकारी मिलता है। जैसे H2O जल है, जल बना है तो जल के संकेत हो गया यहाँ पर रासायनिक संकेत H2O, और सूत्र भी हो गया H2O। इस तरह से हमें प्रतिफल के संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलता है। तीसरा, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और क्या बन रहा है, तो ये भी पता चला है ना कि जल बन रहा है। क्या भाग ले रहा है और क्या बन रहा है ये भी पता चलता है नहीं यहाँ पर। तो तीसरा जो है अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है और क्या बन रहा है ये भी पता चलता है। चौथा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अपेक्षिक परमाणुओं की संख्या, अपेक्षिक परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अपेक्षिक परमाणुओं की जानकारी मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बना है ना H2O, तो यहाँ पर जल के 2 अणु बने हैं, जल के 2 अणु बने हैं। तो जल के 2 अणु को बनाने के लिए है ना, कितने हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु की जरूरत है। तो यहाँ पर जल के 2 अणु को बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के मिलने से 2 अणु जल के 2 अणु का निर्माण हुआ है। वही हुआ अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अपेक्षिक, यानी कि उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक के कितने परमाणु की जरूरत है ना, कितने, यानी कोई चीज़ बनाने के लिए किसी ने कितने मात्रा की ज़रूरत होता है। तो इस तरह से जो है
यहाँ पर 2 अणु बनाना, जल के 2 अणु बनाना है, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेंगे तो जल के 2 अणु का निर्माण हो जाएगा। अगला हमें सूचनाएं मिलता है कि अभिकारकों और उत्पाद के मोलों का अनुपात की जानकारी पता चलता है। मोल क्या होता है? तो मोल एक तरह की पदार्थ की मात्रा की जानकारी देता है। मोल क्या होता है? तो मोल अगर निकालना है किसी भी पदार्थ का मोल निकालना है, मोल, तो उसके भार को ऊपर लिखिए और उसके अनुभार को नीचे लिख लेंगे, है ना। उसके नीचे लिख लेंगे, भार बटे अनुभार होता है। मोल अगर किसी का निकालना है तो मोल, आप लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा मोल क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक होता है मोल। तो मोल किसी का भी निकालना है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 ग्राम, या रख सकता है कि 36 ग्राम, है ना। 36 ग्राम जल का मोल बताइए। 36 ग्राम जल में कितना मोल होंगे, है ना। 36 ग्राम जल में कितना मोल होंगे? तो 36 ग्राम जल दे रहे, जल का हमें मोल पता करना है कि, तो उसका भार जो है ऊपर लिखेंगे और जल का नीचे अनुभार लिखेंगे। तो जल का अनुभार क्या होता है? 18। तो यहाँ से 18 दूनी 36 कट जाएगा, यानी 2 मोल। यानी 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा? तो 2 मोल। यानी मोल एक तरह की पदार्थ की मात्रा बताया जाता है कि कितनी मात्रा जो है ना है किसी भी पदार्थ का। तो हमें अभिकारकों और उत्पाद के मोलों की भी अनुपात की जानकारी मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्लोरीन के मिलने से, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो यहाँ पर जो आगे जो दिया गया है ना, उसी को बोलते हैं, यानी कि H2 का मतलब यहाँ पर 1 मोल H2 लिया गया है और क्लोरीन के 1 मोल लिया गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मोल बन रहा है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हमको 2 मोल बनाना है तो हाइड्रोजन के 1 मोल और क्लोरीन के 1 मोल लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मोल का निर्माण होगा। अगला है छठा, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का भी अनुपात की जानकारी मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको जल बनाना है, यहाँ पर जल 2H2O, जल का यहाँ पर 36 ग्राम, कितना है? 36 ग्राम जल बनाना है। तो 36 ग्राम जल बनाने के लिए यहाँ पर अभिकारक की कितनी द्रव्यमान की मात्रा लेना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हमको 10 kg सब्जी बनाना है, मान लीजिए साधारण रूप से 10 kg सब्जी बनाना है, तो 10 kg सब्जी बनाने के लिए हमको कितना आलू लेना पड़ेगा, कितना जो भी चीज़ मसाला लगता है उसकी ज़रूरत पड़ेगा ना। तो उसी तरह वहाँ पर द्रव्यमान, अभिकारक उत्पाद के द्रव्यमानों का भी अनुपात की जानकारी मिल जाता है कि कितना बनाने के लिए कितना हमको चाहिए, है ना। इस तरह से यहाँ पर जल के 36 ग्राम हमको बनाना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम लेंगे। तो इस तरह से हमें जल के 36 ग्राम जो है ना यहाँ पर हमें मिल जाएगा, 36 ग्राम जल बन जाएगा। आगे गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी मिलता है। ये क्या है? जैसे कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में, तो किसी भी पदार्थ को अगर गैसीय अवस्था अगर आता है ना, तो गैसीय अवस्था को हम लोग लीटर में भी मापते हैं गैसीय अवस्था में। तो कोई भी जो है ना 22.4 लीटर, अगर कोई भी 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो अगर कोई पदार्थ है तो अगर वो गैसीय अवस्था में है तो उसका मान जो है 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर 1 मोल है तो इसका मतलब 22.4 लीटर, और 3 यहाँ पर मोल है तो यहाँ पर ऐसे 22.4 गुने 3 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर 2 अमोनिया के जो है ना 2 मोल बना है, तो 2 गुने 22/4 से गुना कर देंगे। तो अपेक्षिक आयतन यानी कि गैसीय अवस्था में है, अभिकारक अगर मान लिया जाए गैसीय अवस्था में है और प्रतिफल भी गैसीय अवस्था में रहा, तो उसको हम लोग आयतन में लेते हैं, आयतन, है ना। जैसे मान लिया जाए कि 22.4 लीटर यानी 22.4 गुने लगभग 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ से 44.8 लीटर। और यहाँ से हो जाएगा 4 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ से अमोनिया के 44.8 लीटर बनाने के लिए, अमोनिया अगर 44.8 लीटर हमको बनाना है ना, तो हाइड्रोजन के 67.2 लीटर और नाइट्रोजन के 22.4 लीटर लेंगे तो बन जाएगा यहाँ से हमें अमोनिया कितना लीटर बनेगा 44.8 लीटर। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो है ना, जैसे 7 गो है, आप लोग कम से कम 4 गो याद रखेंगे, है ना। ये आपको ऊपर की क्लास में पढ़ना है।
मैंने यहीं पर बतला दिया है। आप लोग 4 को जरूर याद रखेंगे। अभिकारकों के संकेत और सूत्रों की जानकारी 2 नंबर में आता है सवाल, तो कम से कम 2 को पॉइंट याद रखना है। अभिकारकों के संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलता है, प्रतिफल के संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलता है, अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, क्या बन रहा है भी पता चलता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अपेक्षिक परमाणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होता है, यानी कितना लेंगे तो कितना बनेगा। ये 4 को याद रखें कम से कम। आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ। जब हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखने से क्या फ़ायदा होता है हम लोग को ये बतलाना है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमें निम्नलिखित फायदे होते हैं। पहला है कागज और समय दोनों का बचत होता है। कागज और समय दोनों का बचत होता है। अब कागज समय दोनों की बचत कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, जल। अब इसको अगर हम समीकरण के रूप में, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट में ना संक्षेप रूप में लिखा जाता है रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होता है H2 और ऑक्सीजन को O2, और इसको मिलने से क्या बन गया H2O। तो क्या, तो इतना बड़ा में लिखना था और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख दिए, तो हमें कागज़ भी कम लगेगा, थोड़े सा जगह में लिख लेंगे, और समय की भी बचत होगा क्योंकि थोड़ा लिखा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखे जाते तो समय और कागज़ ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन यही H2O2 लिख दिया और H2O लिख दिए तो समय और कागज़ दोनों की बचत हो गया। दूसरा, प्रतिफलों की निश्चित मात्रा बनाने के लिए अभिकारक की कितनी मात्रा की ज़रूरत होगा ये भी हमें पता चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें मान लिया जाए यहाँ पर हमें जल के 2 अणु बनाना है, तो जल के 2 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितना मात्रा लेना पड़ेगा, तो बनेगा जल के 2 अणु। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेंगे तो जल के 2 अणु बन जाएंगे। तो प्रतिफल की निश्चित मात्रा बनाने के लिए मान लीजिए प्रतिफल हमको 4 लीटर बनाना है, प्रतिफल 4 किलो बनाना है, तो अभिकारक लेना पड़ेगा उसी के अनुसार से ना, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें इसकी प्रतिफल की निश्चित मात्रा बनाने के लिए कि कितना हमें नया चीज़ बनाना है तो उसको कितना लेना पड़ेगा इस चीज़ की हमें जानकारी हो जाता है। और इसे हर कोई समझ सकता है। हर कोई समझने का मतलब जो पढ़ा लिखा है वही समझेगा, है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ जाएगा कि जैसे अगर हम लोग लिख दिए H2 और O2 के मिलने से H2O बना है, इसका मतलब ये समझ जाएगा कोई व्यक्ति कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनते हैं, है ना। अगर जल बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाएंगे तो दोनों से मिलने से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ होते हैं, इसको भी याद रखना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चे आगे देखते हैं। हम लोग को जो है आगे जो है देखना है, आगे जो है हम लोग को देखना है, आगे हम लोग को देखना है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, है ना। आगे पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं या कमियां क्या क्या है ना। रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो शुरुआती समय में क्या था कि रासायनिक समीकरण अभी लिखते थे कुछ कमियां भी होता है। तो क्या क्या कमियां होता है, तो निम्नलिखित ऐसे रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें निम्नलिखित कमियां होता है। कौन कौन सी कमियां होता है, तो पहली कमियां की बात करते हैं। अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था नहीं पता चलता है। जैसे भौतिक अवस्था का मतलब जो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो नया पदार्थ बन रहा है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। कार्बन लिए हैं, ठोस है कि द्रव है, ऑक्सीजन ठोस है कि द्रव है कि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठोस है कि द्रव है, गैस क्या बना है, इसकी जानकारी हमें पता नहीं चल रहा है। तो अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी हमें पता नहीं चलता। भौतिक अवस्था का मतलब जो पदार्थ बना है या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, ये जलीय विलयन है, क्या में है, ये पता ही नहीं चलता है। तो पहली कमियाँ हैं। दूसरी कमियाँ, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है कि ऊष्माशोषी हो रहा है ये भी पता नहीं चलता है। यानी अभिक्रिया हो रही है तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसकी भी हमें जानकारी पता नहीं चलता है। आगे जो है अभिक्रिया किन दशाओं में हो रही है इसकी भी हमें पता नहीं चलता। अभिक्रिया किन दशाओं में हो रही है इसकी भी जानकारी हमें नहीं पता चलता है। जैसे कहने का मतलब है किन दशाओं का मतलब है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन
आप इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन को कई सालों तक इसको अगर हम अंधेरे कमरे में रखते हैं मिला करके, अगर अंधेरे कमरे में अगर रखेंगे ना, तो अंधेरे कमरे में रखेंगे कई सालों तक रख ले रहेंगे, कितनों दिन तक, तो ये अभिक्रिया दोनों नहीं करेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि यह अभिक्रिया सनलाइट में करता है, सूर्य के प्रकाश में। जब तक इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो सूर्य का प्रकाश मिलते ही तुरंत भर में क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलने के लिए, रासायनिक करने के लिए और भी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ सूर्य के प्रकाश के बिना, यानी ये दशा क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश होता है, हो सकता है कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जो उसके लिए उष्मा की ज़रूरत पड़ता है ना। प्रकाश संश्लेषण आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तभी मिलेगा। यानी कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है ना, किस चीज़ की ज़रूरत है, बिना जो है दशा के जो है अभिक्रिया जो है ना, यानी इसकी जानकारी हमें पता नहीं चलता है कि किन दशाओं में अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। अभिक्रिया का वेग पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जल्दी हो रहा है या देरी पर हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी अभी हमें जानकारी पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के तौर पर कि लोहा और ऑक्सीजन ये मिल करके जो है ना, यानी लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe3O4 यानी जंग का ये सूत्र है। Fe3O4 जो है ना, ये अभिक्रिया सालों लग जाता है ना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे होता है। लोहा और O2 जो है ऑक्सीजन मिल करके Fe3O4 बनता है, सालों लग जाता है। वही सोडियम और ऑक्सीजन जो है ना, तुरंत भर में सेकंडों में रिएक्शन हो जाता है, यानी सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम और ऑक्सीजन मिल करके। लेकिन यही जो है ना बहुत देरी पर लगता है ना, सालों लग जाता है इसको रिएक्शन होने में। तो अभिक्रिया का वेग पता नहीं चलता है ना, वो कितना जल्दी हो रहा है या फास्ट हो रहा है अभिक्रिया। अगला जो है इसकी कमियां क्या है कि अभिक्रिया समान अवस्था में हो रही है या विस्फोट के साथ हो रही है, पता नहीं चलता है। जैसे सोडियम जो है ना, यानी धातु जब अम्ल के साथ, ये जो है सोडियम ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो विस्फोट के साथ अभिक्रिया करता है, तो इससे हमें पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया विस्फोट में हो रही है या समान अवस्था में हो रहा है, नॉर्मल रूप से हो रहा है या विस्फोट के साथ हो रही है, ये भी पता नहीं चलता है। अगला जो है कमियां है कि अभिकारकों की कितनी मात्रा खर्च हुआ है ये पता नहीं चलता है। जैसे हम अभिकारक जो है ना बनाए हैं, अभिकारक मान लिया जाए कि 10 kg हम बनाना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो 10 kg बनाने के लिए जो है ना अभिकारक कितना खर्च हुआ है। कोई भी रासायनिक हम समीकरण लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, ये रासायनिक समीकरण हम लिखे हैं, है ना, तो रासायनिक समीकरण हम लिखे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हम बनाना चाहते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा खर्च हुआ है ये पता चलेगा, तो ये पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण लिखने से। तो ये सभी कमियां हैं। अब इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, ये साइड में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं। उपयोगी का मतलब जो है ना, उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो इन कमियों को दूर कर देंगे, है ना। अगर कोई कमियां हैं किसी के अंदर तो उन कमियों को अगर दूर करेंगे तो वो अधिक उपयोगी हो जाएगा, अगर कमियां रहेगा तो उपयोगी नहीं बनेगा। तो इस तरह से इन रासायनिक समीकरण के अंदर जो है ना हम लिखते हैं तो बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को हम दूर कर देंगे तो ऐसे ये भी जो है ना कुछ काम करती है, लेकिन इसमें कमियां हैं, इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, दूर कर देंगे। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो जो भी कमियां हैं रासायनिक समीकरण, उन कमियों को दूर करके हम इसको और उपयोगी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हो कैसे हम लोग इस कमियों को दूर किए और इसको अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो कमियों को दूर करके, है ना, कमी को दूर करके पहला जो है अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी दे देंगे। जैसे ठोस है, ठोस अवस्था में तो इसके जगह पर S लिख देते हैं, द्रव अवस्था में लिए तो L लिख देते हैं, गैस अवस्था में तो G लिख देते हैं। अगर विलयन की अवस्था में है, यानी विलयन का मतलब जल में अगर हो रहा है रिएक्शन तो वहाँ पर Aq लिख देते हैं, यानी एक्वस। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो इस तरह से हम अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके नीचे लिख देते हैं, है ना, शॉर्टकट में। इससे पता चल जाता है कि यह जो है ना किस प्रकार से, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था जानकारी पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा
दूसरा ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, इसकी जानकारी दे देंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी की जानकारी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी पता नहीं चल रहा था, हम यहाँ पर जानकारी दे देंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो उसमें तीर के निशान के दाईं ओर यानी राइट साइड ऊष्मा हम लोग लिखते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हम दर्शाया गया है कि दाईं ओर का मतलब है राइट साइड। राइट साइड हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त होता है ना। आसपास का ठंडी के दिन में हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं तो आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है, क्योंकि जलाने से क्या होता है कि उससे ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाना है तो राइट साइड यानी दाईं ओर जो है ना ऊष्मा को हम लोग लिख देते हैं। इससे पता चलता है कि ऊष्मा इस रिएक्शन में निकल रही है। और ऊष्माशोषी में तीर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ऊष्मा लिखते हैं। यानी ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, यानी जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र को के ऑक्सीजन को खींच लेता है, ऊष्मा को खींच लेता है। तो ऊष्माशोषी हो रहा है तो हम लोग लेफ्ट साइड बाईं ओर ऊष्मा को हम लोग लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पर दोनों के मिलने से जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से NO बना है। तो यह जो रिएक्शन है ये है ऊष्माशोषी और यह है ऊष्माक्षेपी। आगे यानी कमियां दूर हो गया। तीसरा कमियां गैसों के उत्सर्जन की जानकारी देकर। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसकी जानकारी हम लोग कैसे देते हैं, तो तीर का निशान को ऊपर दिया दर्शाते हैं, ऊपर दिया है ना। गैस के उत्सर्जन की जानकारी, जैसे सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है तो सोडियम सल्फेट और यहाँ हाइड्रोजन गैस बना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है तो हम लोग तीर के निशान को ऊपर दिया दिखाते हैं, तीर के निशान के ऊपर दिया, या हम लोग उसके नीचे में हम लोग G भी लिख देंगे तो भी पहचान में आ जाएगा कि गैस बना है। गैस की उत्सर्जन की जानकारी दे करके, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो गैस निर्माण हो रहा है तो इसकी भी जानकारी हम लोग तीर के निशान के ऊपर दिया दे करके भी कमियों को दूर कर सकते हैं। अगला है चौथा, अपक्षेप की जानकारी देकर। यानी अपक्षेप क्या होता है, तो अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है वह विलयन से पृथक हो जाता है ना। तो अपक्षेप की जानकारी हम लोग तीर के निशान को जो है ना नीचे दिया दिखाते हैं। अगर तीर का निशान के नीचे दिए दिखाएं तो इससे पता चलता है कि इसमें अपक्षेप बन रहा है। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है तो सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल बना है HNO3। तो यहाँ पर AgCl जो बना है ना अपक्षेप, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान नीचे दिखाया गया है, तीर का निशान नीचे दिया है ना। तो ये अपक्षेप की जानकारी देकर भी कमियों को दूर किया जाता है। पांचवा कमियां है, अभिक्रिया किन शर्तों में हो रही है, अभिक्रिया किन शर्तों में हो रही है, यानी अभिक्रिया किन दशाओं में हो रही है इसकी जानकारी देंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अभिक्रिया किन दशाओं में हो रही है, ये तीर का निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे H2+Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है मिलकर HCl बनता है। बताएं कि अगर अंधेरे कमरे में रखेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो तुरंत भर में अभिक्रिया हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो उसको तीर के निशान के ऊपर हम लोग लिख देते हैं सनलाइट। आगे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी दे करके, कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, तो इसको हम लोग तीर के निशान को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, इस तरह से दोनों साइड में, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बना और अमोनिया पुनः टूटेगा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाएगा। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी हम लोग बना सकते हैं, और ये है सीमाएं या कमियां। तो आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ, है ना, ज़रूर बतलाएंगे कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। चलिए, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मेरा पढ़ाई हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और नए बच्चे जो होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे प्लीज़ जो है, क्योंकि चैनल को बच्चे आप लोग सपोर्ट करिए। और मैं इसी तरह, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। और पूरा वीडियो मैं यहाँ पर फ्री में जो है, पूरा जो है यूट्यूब पर जो है इस चैनल पे जो है आपको पूरा जो है फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। हर वीडियो, पूरा वीडियो जो है ना 10th का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जो है PDF नोट्स भी मिलेगा फ्री में। तो बच्चे बिल्कुल, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, बिल्कुल चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी बतलाएं इस चैनल के बारे में कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं तुरंत। ओके, बाय।